सेक्टर 11 के आरडब्ल्यूए के चुनाव 4 दिन बाद होने हैं। इन चुनाव में 2 पैनल काम कर रहे हैं। एक वर्तमान आरडब्ल्यूए का पैनल है जिसे अमरनाथ गुप्ता लीड कर रहे हैं। दूसरे पैनल में पिछली बार कुछ समय के लिए जनरल सेक्रेटरी रही अंजना भागी प्रत्याशी हैं और उनके साथ बाकी लोग हैं। इस पूरे चुनाव को कवरेज के लिए हम लोग आज अंजना भागी के पैनल के पास हैं। उन लोगों से बातें करेंगे, उनकी क्या समस्याएं हैं, वो क्यों चुनाव लड़ रहे हैं और उनके क्या लोगों से वादे हैं। अंजना जी, आप चुनाव लड़ रही हैं अपने पैनल के साथ, वर्तमान जो आपके आरडब्ल्यूए हैं, क्यों आप चुनाव लड़ रही हैं और क्यों आप प्रेसिडेंट के लिए खड़ी हुई हैं? मेरे साथ एक बड़ा स्पेशल खेल हुआ। पिछली आरडब्ल्यूए टीम में मैं एज अ जॉइंट सेक्रेटरी चुनी गई थी। बहुत अच्छे वोट्स के साथ मुझे चुना गया, लेकिन कुछ समय बाद ही हमारे जनरल सेक्रेटरी की कोरोना से डेथ हो गई। उस टीम में सीनियर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जॉइंट सेक्रेटरी जो कि कई सालों से थे, उन सब के होते हुए भी मुझे आमंत्रित किया गया जनरल सेक्रेटरी बनने के लिए। 16 नवंबर को मुझे ये अपॉइंटमेंट पूरी टीम ने बैठकर दिया, सिर्फ कागज में अपॉइंटमेंट, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन जो आपका विरोधी गुट है वो ये आप आरोप लगा रहा है कि 2 साल से आप जनरल सेक्रेटरी हैं, काम आपके समय नहीं हुए आपने, और अब आप जो है उन पर आरोप लगा रही हैं। मेरा अपॉइंटमेंट 16 नवंबर 2021 को हुआ था और 15 अगस्त 2022 को मैंने पूरे सेक्टर के सामने कह दिया था कि मैं इस टीम के साथ कार्य नहीं कर सकती हूँ। चुनाव होना चाहिए, मुझे एक सशक्त टीम चाहिए जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करे, ना कि घर में बैठी रहे। लेकिन सवाल यह है कि लीडर को लोगों को साथ लेके चलना होता है, उन पर अक्षमता का आरोप लगाना नहीं होता है। आप उनको छोड़ के चली गई और आप कह रहे हैं कि वो सब गलत हैं और आप सही हैं। मेरी टीम में जो लोग थे वो सीनियर, सुपर सीनियर सिटीजन थे। जैसे कोई कैंसर सर्वाइवर है, किसी को कोई ऐसी डिजीज है जो डिक्लेयर नहीं करता, या ऐसे व्यापारी है जो पोस्ट लेकर अपने घर में रहते हैं, व्यापार करते हैं। और प्रेसिडेंट तो बहुत ही बीमार थे, रह जाती थी अकेली मैं। पूरे सेक्टर वासी मुझे फोन करते थे और मैंने बहुत सारे काम करवाए। यदि मैं गिनती करवाऊंगी तो आप बहुत समय लग जाएगा। ओके अंजना जी, ये कहना आसान है कि आपने बहुत काम करवाए। ऐसे कौन से 5 काम हैं जिनको आप अपने बेस्ट काम बताना चाहेंगे? मेरे 5 बेस्ट काम हैं। उस समय भी हमारे सेक्टर में पानी बहुत गंदा आता था। उसके लिए मैंने डीजीएम, जीएम, इस सबको सेक्टर में मीटिंग के लिए इनवाइट किया। और आप ये देख लीजिए, नोएडा प्राधिकरण के बहुत से अधिकारी आए थे, फोटोग्राफ्स मेरे पास हैं। उस मीटिंग में रेजिडेंट्स भी आए थे, लेकिन मेरी टीम के सीनियर, सुपर सीनियर सिटीजन उसमें भी नहीं आए थे। नहीं, जल आपने सही कराया एक, बिल्कुल पानी। दूसरा इस सेक्टर के कुछ खंबे ऐसे थे, जैसे कि बारात घर का खंबा, उस पर पूरे बारात घर की लाइट का बोझ, और वो कब गिरा इसका कोई भरोसा नहीं था, वो बदलाया। के ब्लॉक का खंबा बदलवाया, एच ब्लॉक का खंबा जो कि आंधी से गिरा, एक, और ये खंबे एक ही दिन में बदलवाए गए, सुबह से शाम तक। दूसरा आपका खंबे बदलवाए गए। तीसरा इस सेक्टर में कैंप्स तो लगते ही नहीं थे, मेडिकल कैंप। मैंने अपने टेन्योर में 6 कैंप्स लगवाए थे। चौथा हमारे मेट्रो हॉस्पिटल के सामने एक बहुत ही अजीबोगरीब स्पीड ब्रेकर था, जहां पर आए दिन लोग गिर के मर भी जाते थे। उसको बहुत भाग दौड़ करके मैंने स्पीड ब्रेकर की हाइट नॉर्मल करवाई, फिर उसके ऊपर वाइट निशान लगवाए। ठीक है, नेक्स्ट। हमारे सेक्टर 11 के इंडस्ट्रियल एरिया में अंडरग्राउंड वायरिंग हो रही थी। दिन में वो खुदाई करते थे, पाइपलाइन और इलेक्ट्रिकल लाइन साथ साथ चल रही थी, और वो पाइपलाइन जो पानी की वो भी खुद जाती थी। आप ये देखिए, 6 बजे फुवारे चलते थे पानी के, मैं आपको फोटोग्राफ्स दे सकती हूँ। विदिन 1-1.5 घंटे के वो पाइपलाइन ठीक करवा दी जाती थी और रेजिडेंट्स को पानी मिलता था। एक रेजिडेंट को ये बात याद होगी, फोटो सब मेरे पास है। और मेरे साथ एक भी टीम का मेंबर नहीं खड़ा होता था, क्योंकि वो कोरोना में निकलना नहीं चाहते। सबसे इंपॉर्टेंट काम, एक बार आंधी आई, पूरे नोएडा में लाइट आई थी अगले दिन 2 बजे 2:30 बजे। मेरे सेक्टर में लाइट आ गई थी रात को 11 बजे। आंधी रुकते ही मैं जूते पहनकर पूरे सेक्टर में भागती फिरी, साथ में मैसेज करती फिरी कि जिसके घर के आगे कोई टहनी टूटी है, तारों पर टूटी, मुझे फोटो भेजो। मैंने बिजली विभाग को भेजी और बिजली विभाग ने फटाफट से ठीक करके रात को 11 बजे हमें बिजली दी थी। ठीक, ये तो आपके पुराने काम हो गए। अब जब आप नए
चुनाव के बाद अगर आप प्रेसिडेंट बन के आती हैं अपनी टीम के साथ, जी। तो आप ऐसे कौन से 5 प्रमुख काम होंगे जिन पर आप सबसे पहले एक्शन लेंगी? हमारे सेक्टर में बच्चों के खेलने के लिए पार्क नहीं है, छोटे छोटे पार्क हैं। 10 साल से ऊपर के बच्चे सिर्फ वीडियो गेम खेल रहे हैं, भटक रहे हैं। हमारा बारातगढ़ का बहुत बड़ा पार्क है, 10 साल से ऊपर के बच्चों के लिए वहाँ पर वॉलीबॉल ग्राउंड, बास्केटबॉल ग्राउंड और साथ में बैडमिंटन ग्राउंड, जी, ये मैं जरूर बनवा कर बच्चों को दूंगी। ठीक है। दूसरा मुद्दा है, इस सेक्टर में कुत्ते बेइंतहा हो गए हैं। मैंने अपने 8 महीनों में सारे कुत्ते स्टरलाइज करवाए थे, आधा घंटा गाड़ी खड़ी रहती थी। एक चार्ट बनाया था। मेरे बाद यानी कि 22 अगस्त के बाद उन कुत्तों की केयर नहीं की गई, जिसके कारण आज पूरा सेक्टर में बहुत ज्यादा कुत्ते हो गए। ठीक है। तीसरा, मेट्रो हॉस्पिटल एक फिक्स जगह में है, लेकिन वो हमारे पूरे सेक्टर को ही निगल रहा है। वहाँ के पेशेंट कभी भी कहीं भी रात को दिन में कहीं भी गाड़ियाँ खड़ी करके चले जाते हैं, जिसकी वजह से रेजिडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान है। इस पार्किंग के लिए उन्होंने हालांकि एक बहुत बड़ा ग्राउंड लिया है, लेकिन वहाँ गाड़ी पार्क नहीं करते, रेजिडेंट्स के घर के आगे गाड़ी पार्क कर देते हैं। नेक्स्ट, सबसे बड़ा मुद्दा है सेक्टर 11 का कम्युनिटी सेंटर। ये सेक्टर 11 की कम्युनिटी के लिए है, लेकिन वो कम्युनिटी का तो वहाँ कोई काम ही नहीं है। वहाँ हर दिन बारात होती है, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं। 15 जनवरी, 26 जनवरी, 15 अगस्त को भी वहाँ 15 मिनट के लिए झंडा फहराया जाता है, उसके बाद लड़ाइयाँ होती हैं। हमारे सेक्टर में ट्रैफिक की समस्या हद से ज़्यादा हो गई है। सारे ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स के बीच में से एक मुख्य सड़क जा रही है। आप ये देख लीजिए, सीनियर सिटीजन्स और बच्चे अपने घर के आगे नहीं घुस सकते, क्योंकि हर वक्त वहाँ से शेयरिंग ऑटो, कोई भी भारी वाहन, छोटा वाहन, हर प्रकार के वाहन गुजरते हैं। उस पर रोक लगाना बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक। BS शर्मा जी, आप जनरल सेक्रेटरी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। जी हाँ। आप क्यों ये चुनाव के लिए खड़े हुए हैं? मैं इस चुनाव में इसलिए खड़ा हो रहा हूँ कि इस वक्त जो कार्यकारिणी है वो हमारे जो नियम बने हैं, नियमावली बनी है RWO, जिसके अनुसार चलना चाहिए, डिप्टी रजिस्ट्रार के कुछ रूल हैं, उसके हिसाब से हमें चलना चाहिए। परंतु ये एक भी कोई भी नियम उस हिसाब से नहीं चल रहे हैं, अपना नियम बनाते हैं, अपनी तानाशाही दिखाते हैं। अगर हम इन्हें कोई नियम बताएं भी तो उसको ये मानते हैं, कहते हैं ये तुम जाओ कोर्ट में जाओ, वहाँ जाओ, और जो है कोई बात नहीं मानते। जैसे कि इन्होंने बहुत से लोगों को मेंबरशिप नहीं बनाया, और हमने उनको कहा भी भाई ये आदमी मेंबरशिप। कितने लोगों को इन्होंने मेंबर अभी तक, आपके यहाँ कितने वोटर्स हैं? हमारे यहाँ इस वक्त लिस्ट के हिसाब से 372 के करीब वोटर लिस्ट इन्होंने बनाई है। अच्छा, और टोटल कितने प्लॉट हैं या कितने यहाँ पे घर हैं? 500-550 के करीब यहाँ पे मकान हैं, जो कि पर हेड अगर गिना जाए तो 550 के करीब, थोड़े बहुत लगभग 200 लोग मेंबर नहीं हैं। हाँ, मेंबर नहीं है। वो इसीलिए नहीं है कि ना तो उनको अप्रोच किया गया, और अगर किसी को कर जाते भी हैं तो वो कहते हैं भाई 4 साल से तुमने इलेक्शन ही नहीं करा रहे, क्या कर रहे हो, क्या है, कौन सी RWO है। कुछ लोग तो वैसे इंटरेस्ट नहीं लेते, और कुछ इन्होंने बनाया। जब आप सेक्रेटरी बनेंगे तो आपके लिए सबसे पहले इस धांधली पे काम करना है या कुछ? मैं बिल्कुल, अगर मैं जनरल सेक्रेटरी बना तो मैं बिल्कुल नियम के हिसाब से चलूंगा, क्योंकि मैं नियम पढ़ता हूं और नियम जानता हूं, और बिल्कुल सब कोशिश करूंगा कि हर घर से एक मेंबर बने। और ये क्या करते हैं, इनके इतने सख्त रूल हैं कि कोई आदमी बिल्कुल बिस्तर पे है और इलेक्शन में जाना चाहता, रिपोर्ट नहीं दे सकता, तो ये कोई भी प्रॉक्सी, उसके प्रॉक्सी भी नहीं मानते, उसकी वाइफ को या उसको भी रिपोर्ट देने देते। एक एग्जांपल है, एक आदमी की डेथ हो गई और उसकी वाइफ को भी वोट नहीं देने दिया। अशोक शर्मा जी, आप ट्रेजरार के लिए लड़ रहे हैं जी। आपका इस चुनाव को लड़ने के पीछे क्या उद्देश्य है, क्या आप लोगों को देंगे? उद्देश्य तो ये है कि सबसे बड़ी बात है कि जो भी RWO है वो भ्रष्टाचार मुक्त होनी चाहिए। हाँ। उसमें भ्रष्टाचार का कोई लाग लपेट नहीं होनी चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार है। किस बात पे आप मुझे बताइए, इन्होंने 4 साल काम करने के बाद 2 साल का बैलेंस शीट तक नहीं दी, क्यों, क्या कारण है? ये बैलेंस शीट नहीं देते हैं, छुपा के रखते हैं। ऐसे कौन कौन से खर्चे किए हैं इन्होंने
जो बताना नहीं चाहते हमारी पब्लिक का, हमारा पैसा। आपका एजीएम होता होगा, वहाँ दिखाई जाती होगी। नहीं थी, इन्होंने आपके यहाँ 4 साल में एजीएम भी नहीं करी क्योंकि चुनाव ही नहीं कराए। जी जी। इस बार जो एजीएम करी उसमें सिर्फ करंट ईयर का इन्होंने बैलेंस शीट दी, जबकि हमने वहाँ खड़े होकर कहा कि आप सारी बैलेंस शीट दीजिए, नहीं दी गई। तो अगर आप ट्रेजर पे जीतते हैं तो क्या आप इसका ऑडिट कराएंगे या इसको सबके सामने रखेंगे? मैं बिल्कुल एक एक नए पैसे का मैं हिसाब पब्लिक को दूंगा, निकाल के दूंगा, ये मेरा प्रण है। ठीक। राजीव राणा जी, आप जनरल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आपके क्या प्रमुख वादे रहेंगे या क्या आपका प्रमुख वो रहेगा जीतने के बाद? देखिए, वैसे तो सेक्टर 11 में काफ़ी समस्याएं हैं, परंतु जो हमारी एक मेन समस्या उभर कर ये भी सामने आई है, जब हम लोगों से कैंपेनिंग कर रहे थे, लोगों ने हमसे हमने जब सर्वे किया, लोगों से राय ली, तो उन्होंने ये कहा कि एच ब्लॉक का जो चौराहा है इसके अंदर जो रेहड़ियाँ लगी हुई हैं और एक हमारा पी ब्लॉक का चौराहा है जो इसके अंदर रेहड़ियाँ लगी हुई हैं। जब हमारे को ये पता लगा कि ये रेहड़ियाँ लगी हुई हैं और हम जब अंदर इसकी गहराई में घुसे तो इनके साथ में एक पूरा का पूरा माफिया इनके साथ जुड़ा हुआ है। और ये यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ रेहड़ी वाले, कुछ अलग अलग तरह के लोग होते हैं, कुछ क्राइम करने वाले लोग होते हैं, कुछ यहाँ पे बीच में चैनें भी खींची गई हैं। उन लोगों ने हमसे कहा कि रेहड़ी पट्टी को आप हटवाइए। तो हमने इनसे वादा ये किया कि यदि हमारी पूरी टीम आती है तो हम सबसे पहले इस पर कार्य करेंगे। घनश्याम चौहान जी, आप वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने खड़े हुए हैं, ऐसा क्यों हुआ कि आप खड़े हुए हैं? देखिए, मैं 2013 से जी मैं यहाँ का हर साल मेंबर बनता हूँ, तो मुझे भी अधिकार है कैंडिडेट बनने का। तो इस बार मैंने भी अपना सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का मैंने भी अपना पर्चा भरा। इन्होंने एक साजिश ऐसी मेरे साथ रची कि मेरा पर्चा इन्होंने कैंसिल कर दिया। क्यों कैंसिल कर दिया? ये बताते हुए कि जी आप हमारे मेंबर नहीं है, आरडब्ल्यू के मेंबर नहीं है, जबकि जो रिकॉर्ड इनके पास होना चाहिए वो रिकॉर्ड मुझे ढूंढ ढूंढ के इनको देना पड़ रहा है। इनके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो इस वजह से इन्होंने मेरा पर्चा कैंसिल कर दिया। तो वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे आपकी लोगों से क्या वादे हैं? मेरा जो मैं अपने पद पर जब जीत के आता हूं तो मेरा यहाँ पे पूरे सेक्टर का विकास करने का मतलब ये है, हर घर में कोई भी सुविधा होती है उसको दिलाना, और जो भी हर घर में उनका पैनल हो या मेरा पैनल हो, सबको एक साथ अपने साथ रख के मिल के चलना, मेरा ये प्रण है। एस ब्लॉक के चौराहे पर इतना ट्रैफिक होता है कि उस घर से कोई एक पेशेंट बाहर निकलना चाहे तो घर से बाहर नहीं आ पाएगा हॉस्पिटल जाने के लिए भी। इतना पोल्यूशन होता है कि हम लोग एस ब्लॉक के साथ ही रहते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं हम लोगों की, इतना ट्रैफिक है, हैवी व्हीकल है। आप जीतने के बाद इस ट्रैफिक पे काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे। किस तरीके से करेंगे? कमिश्नर्स के पास जाएंगे, अगर ट्रैफिक वाले हमारी नहीं सुनेंगे हम धरना देंगे। हम इस मामले में बिल्कुल कभी कोताही नहीं बरतेंगे। और जो बड़ा नाला है हमारा सेक्टर के टी ब्लॉक के साथ में ही, उस पे अगर बहुत बड़े से अफसर आए, वो एक बार 5 मिनट के लिए खड़ा होकर दिखा दे। गाय उस नाले में गिर जाती हैं, हम लोग उसमें कूद कर गाय को बचाना चाहते हैं, लेकिन अगर आज गाय गिर रही है, कोई आदमी भी गिर गया तो क्या होगा? रितु जी, आप एग्जीक्यूटिव मेंबर का चुनाव लड़ने जा रही हैं। हाँ जी। आपकी क्या लोगों से वादे हैं? मेरे लोगों से वादे, पी ब्लॉक में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो हमारी सीवेज की समस्या है, जो हमारा रेनी वाटर का ड्रेनेज है, उस नाले में मेट्रो का उन्होंने पानी छोड़ा हुआ है, जो कि मेट्रो वेस्टेज का जो पानी है वो छोड़ा हुआ है। हम जब भी कंप्लेन करते हैं कि रेनी वाटर के नाले साफ़ नहीं हुए तो हमें सांत्वना दी जाती है कि ये पुराना सेक्टर है, यहाँ पर पानी के पाइप बहुत पुराने हैं, वो बाहर नहीं ढो पा रहे। लेकिन मेट्रो का इन पेशेंट और आउट पेशेंट 2000 डेली लोगों का वो नाले कैसे बाहर उठा रहे हैं। और दूसरा जो हमारे सेक्टर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, कुत्तों की है। आवारा कुत्ते सड़कों पर इतने हैं, वो लोगों को काटते हैं। मैं अपने घर से, हमारे बाहर एक छोटी सी शॉप है, मैं वहाँ से ब्रेड नहीं लेकर आ सकती अगर मेरे पास थैला ना हो। मैं दूध लेकर नहीं आ सकती अगर मैं थैला मेरे हाथ में ना हो। मेरी कमर में चोट लगी है, मैं सड़क पे वॉक नहीं कर सकती कुत्तों के डर से। मेरी 5 साल की पोती है, वो सड़क पे नहीं घूम सकती कुत्तों की वजह से। मेरे पिताजी 86 साल के हैं, वो सड़क पे नहीं घूम सकते कुत्तों की वजह से। जब मेरे खुद के घर में इतनी प्रॉब्लम्स हैं तो मैं समझ सकती हूँ सभी सेक्टर वासियों के पास कितनी प्रॉब्लम होंगी।